गुड मॉर्निंग। आज हम सेमेस्टर 2 के पेपर 4 के यूनिट नंबर 2 की बात करेंगे, लेजिस्लेचर जर्नलिज्म। इसमें हम स्टेट लेजिस्लेचर्स, कंपोजिशन, फंक्शंस, पावर्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटर्स, सोर्सिंग ऑफ लेजिस्लेचर लॉज, लैंग्वेज इन लिटरेचर, रिपोर्टिंग फॉर पॉपुलर अपील, वर्ड सेंटेंसेज, रीडेबिलिटी, रिपोर्ट स्ट्रक्चरिंग, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रीराइटिंग मीन्स एडिटिंग। तो हम इन सब चीज़ों के ऊपर आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में जानेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का है वो हर एक स्टेट में अपना एक लेजिस्लेचर प्रोवाइड करता है और इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो अपनी स्टेट के लिए कानून बनाए। स्टेट लेजिस्लेटर जो है हर एक स्टेट के अलग अलग हो सकते हैं। कई स्टेट्स में आप बाई कैमरल देखेंगे, कई जगह पे जो है यूनिकैमरल देखेंगे। आज के डेट में अगर हम देखें तो ओनली 6 स्टेट हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यूपी, जिसमें बाई कैमरल है। और JNK का तो अभी कंडीशन आपको पता ही है, JNK का अभी दोबारा से वो इलेक्शन जब होंगे उसके बाद ही कुछ आएगा। अभी तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल चल रहा है। 22 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके अंदर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर्स हैं। तो अगर हम बाई कैमरल स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो इसमें अपर हाउस जो होता है उसको स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला जाता है, विधान परिषद जिसको बोला जाता है, और लोअर हाउस को जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको कि विधानसभा भी बोला जाता है। तो जिस उसमें ओनली एक ही होता है लेजिस्लेचर, तो उसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या विधानसभा ही उसके अंदर होता है। अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है कैसे किस तरह से उसको ख़त्म करना है और उसका दोबारा से क्रिएशन करना है, तो इसका जो पावर होता है यूनियन पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है। पार्लियामेंट चाहे तो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली को किसी स्टेट के उसको रिजोल्यूशन पास करके मेजॉरिटी से जो है उसको भंग भी कर सकती है, और या फिर जो है उसको जो है दोबारा से बहाल भी किया जा सकता है। अगर हम कंपोजिशन जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो क्योंकि इसको विधानसभा कहा जाता है पॉपुलरली, और इसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं और पॉपुलेशन के ऊपर जो है इनके मेंबर्स का जो है कितने मेंबर्स होंगे पार्टिकुलर स्टेट में, वो पॉपुलेशन के ऊपर जो है डिपेंड होता है। उस स्टेट का कितना पॉपुलेशन है उसी के हिसाब से मेंबर्स का जो है होता है। इसमें एक ये भी होता है कि अगर कैंडिडेचर की बात करें तो कैंडिडेट को कम से कम 25 साल जो है पूरा होना चाहिए, और बाकी भी कुछ क्वालिफ़िकेशंस होती हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। एक टर्म जो होता है MLA का वो 5 साल का होता है, लेकिन ये गवर्नर के द्वारा किसी भी टाइम जो है उसको सस्पेंड किया जा सकता है और उनका जो है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। इसमें आर्टिकल 356 में इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। अगर हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर बात करें तो क्योंकि हमने बताया था कि आंध्र प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, इनमें जो है वो बाई कैमरल है, तो फिर इन्हीं के अंदर ही है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके अंदर जो मेंबरशिप है वो जनरली जो है 1/3 जो है जो विधानसभा होती है उसकी 1/3 होती है। विधान परिषद की मेंबरशिप के लिए 1/3 जो है इलेक्ट किए जाते हैं, जितने MLA होते हैं उनका 1/3 इसके लिए इलेक्ट होता है, और ये जो है स्टेट की लोकल बॉडीज़ के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 1/12 मेंबर्स इसमें जो है टीचर्स के द्वारा सेलेक्ट किया जाता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा 1/12 मेंबर जो है स्टेट यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, अगर 3 साल तक कम से कम जो है वहाँ पे रहे हैं तो उसका जो है सिलेक्शन होता है, और 1/6 मेंबर जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कोई भी सिटीजन इंडिया का अगर 30 साल का उम्र उसका हो गया है तो वो जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए
एलिजिबल है। बाकी की जो एलिजिबिलिटीज़ हैं उनको सबको जो है सभी के लिए लागू है, वो हर एक MP MLA और उनको सभी के लिए सेम लागू है। अगर स्टेट लेजिस्लेटर के फंक्शन की हम बात करें तो पहली बात लेजिस्लेटिव पावर्स की अगर हम बात किए हैं तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो है इनका ये कानून बनाते हैं स्टेट के लिए, और उसके बाद बहुत सारे बिल्स होते हैं, फाइनेंशियल बिल हो गया या कोई भी किसी चीज़ से समस्या, कोई किसी चीज़ से रिलेटेड कोई बिल हुआ तो बिल को पास किया जाता है। और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए भी कुछ बिल्स होते हैं जिनको कि जो है रिज़र्व भी किया जा सकता है। अगर वो ऐसा होगा बिल जिसमें कि पावर्स का दिक्कत होगा, फाइनेंशियल पावर्स वगैरह, तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो वो प्रेसिडेंट से अप्रूवल करा के पास कराया जाता है। इसके अलावा अगर फाइनेंशियल पावर्स की बात करें तो टैक्सेस वगैरह स्टेट में जितने होते हैं वो सारा जो है वो सब कंप्लीट जो है फाइनेंशियल पावर्स में इनके आता है। तो वो इन सब चीज़ों को कितने टैक्स कौन से लेवी करने हैं, कौन से नहीं करना है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है उनको पावर होता है। पावर टू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कंट्रोल करती है। और स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है वो क्या होता है, एक लीडर माना जाता है। और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के सामने। इसके अलावा और पावर अगर बात करें तो बहुत सारे दूसरे भी पावर होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं राज्यसभा में उनको भी उनका जो इलेक्शन होता है वो भी MLAs ही करते हैं। तो ये सब पावर्स उनके एडिशनल होते हैं। अगर हम बात करें पोजीशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर की तो स्टेट लेजिस्लेटर के बहुत सारे जो है पावर्स होते हैं और लिमिटेशंस भी पावर होते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस जैसे जो है ये हैं कि कोई बिल्स, इम्पॉर्टेंट बिल्स जो होते हैं उनको इंट्रोडक्शन के लिए पहले प्रेसिडेंट का प्रायर कंसेंट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा रिजर्वेशन जो है, कोई भी बिल है रिजर्वेशन बिल, तो जो है गवर्नर करता है। प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जो है अगर बहुत सारे बिल्स होते हैं, अगर गवर्नर ने रिज़र्व कर दिया कि ये प्रेसिडेंट का इसमें एसेंट लिया जाएगा तो फिर उन बिलों को असेंबली पास नहीं कर सकती है। बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं जो राज्यसभा अगर इम्पोज कर देती है तो उन चीज़ों को भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली उसको नहीं एक्सरसाइज कर सकती है। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पार्लियामेंट के पास सारे पावर्स चले जाते हैं और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के सारे पावर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो है पावर्स हैं। इसके अलावा डिस्क्रिशनरी पावर्स कुछ गवर्नर को भी दिया है स्टेट के, तो स्टेट लेजिस्लेटर के को जो है उसकी पावर्स को ये गवर्नर जो है कम कर सकता है। इसके अलावा गवर्नर के पास पावर होता है कि किसी भी असेंबली को डिसॉल्व करना तो डिसॉल्व भी कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लॉज होते हैं जो कि अगर यूनियन के लॉज हैं तो फिर वो उनका प्रेसिडेंस जो है स्टेट कोई कानून बना रही तो उसके ऊपर होता है। तो ये सारे तरह की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अभी हम अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो ये क्योंकि लोगों द्वारा डायरेक्टली इलेक्ट करके जो विधानसभा होती है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होकर आती है, और विधान परिषद के जो मेंबर्स होते हैं वो जो विधानसभा के लोग होते हैं, जो MLA होते हैं, वही उनको जो है उनका सिलेक्शन करते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर हाउस बोला जाता है, और आर्टिकल 169 में कॉन्स्टिट्यूशन के इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया गया है। तो एक इसमें क्वेश्चन ये आता है कि क्या सभी स्टेट्स के पास लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए? तो इसमें यही आंसर है कि ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा मैंडेट नहीं करता है कि हर एक स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। और अभी आज के डेट में जैसे कि 6 पहले थे, अभी 5 ही रह गए। J&K का डिसॉल्व हो गया है। तो
खाली 5 ही स्टेट के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स रह गए हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर डिफरेंस की बात करें तो पहली बात तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलए इलेक्ट होते हैं वो 5 साल के लिए टर्म के लिए होते हैं, और इनको जो है तब तक जो है जब तक कि डिज़ोल्व न किया जाए चीफ मिनिस्टर के रिक्वेस्ट से गवर्नर के द्वारा, या फिर गवर्नर खुद अगर डिज़ोल्व न कर दें तब तक ही पावर में रहते हैं। इस पल की जो है जो काउंसिल की बात करें अगर तो ये जो है 6 ईयर्स का इनका टेन्योर होता है, और हर 2 साल में ही इनके मेंबर्स जो है चुने जाते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये लोअर हाउस होता है, जैसे कि पार्लियामेंट में लोकसभा होता है, और राज्यसभा की तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये क्या है, अपर हाउस होता है। और ये एक परमानेंट हाउस भी है, इसको अपर हाउस इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है डिज़ोल्व नहीं किया जाता है, ये हमेशा रहता है। अगर इसके क्रिएशन की बात करें तो जो काउंसिल के जो है नॉमिनेटेड या तो गवर्नर के द्वारा जो है नॉमिनेट होते हैं या डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं। तो 1/3 मेंबर्स जो होते हैं हाउस के वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो एमएलएज होते हैं वो जो है इलेक्ट करते हैं। इसके अलावा 1/3 जो है लोकल बॉडीज़ द्वारा, जैसे म्यूनिसिपालिटीज़ या बाकी लोकल अथॉरिटीज़ के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। 1/12 ग्रेजुएट्स के द्वारा किए जाते हैं। 1/12 टीचर्स और 1/6 मेंबर जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। अपना चेयरमैन ये लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल वाले खुद इलेक्ट करते हैं। तो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इस तरह से क्रिएट होता है। लेजिस्लेटिव के काउंसिल के अगर रोल्स की बात करें तो इसके जो है पावर्स काफ़ी लिमिटेड होते हैं। ये गवर्नमेंट बना या बिगाड़ नहीं सकती है, किसी फाइनेंस बिल को ये नो नहीं बोल सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे कि जो है काउंसिल का जो चेयरमैन होता है और डिप्टी चेयरमैन होता है उसका स्टेटस जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट के कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर जो है होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल डिसॉल्व किया जा सकता है ये क्योंकि परमानेंट हाउस है, लेकिन फिर भी आर्टिकल 169 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो काउंसिल ऑफ स्टेट को जो है लेजिस्लेटिवली स्टेट को जो है रिजोल्यूशन का पावर देता है, बहुत ही स्पेशल मेजॉरिटी के साथ अगर पार्लियामेंट किसी चीज़ को पास करे तो। इसका इस्तेमाल करते हुए आंध्र प्रदेश में विधान परिषद को जो है 1985 में डिसॉल्व कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था। मार्च 2007 में इसको दोबारा से रीइंस्टेट किया गया था। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका क्रिटिसिज्म हमेशा होता रहता है, क्योंकि ये जो है एक तरह से देखा जाता है कि अननेसेसरी और अनरिप्रेजेंटेटिव जो है, और ये पीपल का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव भी होता है। ये जो है खाली स्टेट बजट के ऊपर एक बर्डन का काम करता है, बाकी इसके अलावा जो है इसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं है, तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। अभी हम बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑर्गेनाइजेशन, पावर लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो हम स्टेट लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो ये हमें प्रोवाइड करता है कि हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेचर होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी स्टेट से रिलेटेड जितनी भी कानून हैं उनको बनाने की। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है एबोलिश करना या क्रिएट करना, तो ये जो है यूनियन पार्लियामेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कानून ला करके ये ऐसा कर सकती है। स्टेट लेजिस्लेचर की अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो विधानसभा के अंदर जो है 2 टाइप के जो है विधानसभा विधान परिषद होते हैं। तो विधानसभा जो होती है उसको लोअर हाउस बोला जाता है, और इसमें मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। अगर जो है पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की हम बात करें तो दोनों के अंदर काफ़ी फ़र्क हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट का और स्टेट लेजिस्लेटर का फंक्शनिंग की बात करें तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्क में जो है काफ़ी डिफरेंस है दोनों के बीच में। और स्टेट लेजिस्लेचर्स में आप देखेंगे कि वो जनरली जो है बहुत ही कम कानून जो है बनाते हैं, और मैक्सिमम कानून सेंट्रल द्वारा जो पार्लियामेंट बनाती है उनके ऊपर ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है काम होता है। और इनका एम और ऑब्जेक्टिव की भी बात करें तो फिर क्योंकि जो है जो पार्लियामेंट है वो पूरे देश के लिए देखती है, और इनका खाली अपने स्टेट के ऊपर ही होता है,
तो इसलिए जो है इनके थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्टिव भी बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। स्टेट की खाली जो इश्यूज़ होते हैं खाली उसके ऊपर इनका मेन फोकस होता है। इसके अलावा इंस्टेबिलिटी और डिफेक्शंस की अगर बात करें तो बहुत सारे जो है गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी की वजह से जो है हंग हाउसेज बहुत सारे बने हैं, तो इसलिए काफ़ी जो है मतलब बहुत सारे डिसेप्शंस हुए हैं, डिफेक्शंस, और काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं जिनको कि एक्चुअली अगर मेजॉरिटी होती है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। हंग हाउसेज भी जो बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं क्योंकि अगर प्रॉपर मेजॉरिटी किसी को नहीं बनती है तो फिर दिक्कत आ जाती है। कमेटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो स्टैंडिंग कमेटीज़ बहुत सारी बनती हैं पार्लियामेंट में भी, और इसी तरह से स्टेट के लेजिस्लेचर में भी कमेटीज़ बनाई जाती हैं जो कि बहुत सारे किसी चीज़ के ऊपर कोई जांच करना या कोई एक्टिविटी गवर्नमेंट की जो चल रही है, कोई रूल्स रेगुलेशन कुछ पास हुए हैं, कोई बिल्स आए हैं, तो उसके बाद उसका सही कितना इस्तेमाल हो रहा है, फंड्स सही तरीके से मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और उसका पब्लिक को कितना फ़ायदा हुआ है, इन सब चीज़ों का जो है तरह तरह की एक्टिविटी जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज़ करती हैं। इसके अलावा प्लानिंग ऑफ लेजिस्लेशन एंड इम्प्रूविंग इट्स क्वालिटी, तो अगर लेजिस्लेशन का प्लानिंग करने की बात करें और इसकी क्वालिटी की बात करें तो एक कमीशन जो है आया था, उसके अंदर जो है इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में जो है बात हुई थी। तो उसने रिकमेंड किया था स्ट्रीमलाइन जितने भी पार्लियामेंट्री और लीगल अफेयर कमेटी जो है कैबिनेट्स के हैं उनको जो है उनके फंक्शंस को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इसके अलावा लॉ कमीशन को और ज़्यादा फोकस बनाना चाहिए। न्यू लेजिस्लेशन कमेटी पार्लियामेंट का जो है नियुक्त किया जाना चाहिए, वो जितने भी लेजिस्लेटिव प्लानिंग है उनको देखे। इसके अलावा डिपार्टमेंटल रिलेटेड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी हैं कि उनका जो है सारे बिल्स का जो है रेफरेंस हो, सारी की सारी जो है उनका सही तरीके से जो है पूरा वो किया जाए। तो ये सब कमेटीज़ वगैरह काफ़ी बनती हैं और जो है इसमें काफ़ी इससे फ़ायदा होता है। इसके अलावा पार्लियामेंट की अगर इमेज की बात करें तो पार्लियामेंट हमारा देश का जो है जो पार्लियामेंट है वो देश की जो है डायरेक्ट इमेज को रिफ्लेक्ट करता है, और जितने भी लेजिस्लेटर्स होते हैं स्टेट के वो जो है एक स्टेट की छवि को दिखाते हैं। तो इनको बहुत ही पाक साफ और इनको बहुत ही सही रहना चाहिए, और पब्लिक के सामने किस तरह से डील करना है वो इनको सारी चीज़ें बिल्कुल जो है पता होना चाहिए। तो तभी जो है ये सही तरीके से अपना काम कर सकते हैं और अपने स्टेट और कंट्री की पोजीशन को जो है एक अच्छी जगह पे ला सकते हैं। इसके अलावा पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है पीएसी के द्वारा जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटीज़, तो ये पब्लिक अकाउंट्स जो है मतलब अगर देखें तो स्टेट लेवल और कंट्री लेवल दोनों जो है नेशनल लेवल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पार्लियामेंट्री कंट्रोल जो है पब्लिक फाइनेंसेस में जो है करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टूल की तरह काम करती हैं। अगर ये सही तरीके से फंक्शन नहीं करेंगी तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी जो है वो सफ़र करेगी। इसलिए पीएसी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इनको सही तरह से जो है फंक्शन करना चाहिए। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर बोरोइंग आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल 292 कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट जो है टाइम टू टाइम गवर्नमेंट बारोइंग और गारंटीज़ का जो है लिमिट तय कर सकती है, और वो जो है टाइम टू टाइम जो है ये काम करती रहती है। तो इसको जो है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल के नाम से भी जाना जाता है। वही आज के टाइम पे जो है इसका जो है पूरा का पूरा मॉनिटर करती रहती है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेज की अगर बात करें तो आर्टिकल 105 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्यूनिटी जो है प्रोवाइड करती है पार्लियामेंट, और इसके अलावा जो है विधानसभा के भी दोनों के जो है मेंबर्स को। तो काफ़ी चीज़ें प्रिविलेजेज बहुत सारे जो है इसमें दी गई हैं उनके लिए। इसके अलावा अगर बात करें कि इसमें बहुत सारे जो है अब सीएजी की अगर बात करें, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का काम ही होता है कि जितने भी स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल जितने भी अकाउंट्स होते हैं, जितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं उनका सबका जो है ऑडिट करना, और उनको सबको जो है पूरे के पूरे को जो है सही तरीके से ऑडिट करें कि जो पैसा जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है।
इसके अलावा जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इनकी खुद की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की गई है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा इनकी स्क्रूटनी भी की जाती है और इसके लिए कमीशन लाए जाते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम जो है CNDAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑर्गेनाइजेशन का जो है स्टेट लेवल और यूनियन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो पॉलिसीज़ में बहुत ही चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इसके अलावा जो है बहुत सारे प्राइवेटाइजेशन वगैरह जो स्टेट ओन एंटिटीज़ हैं, इनका सबका अगर सही तरीके से ऑडिटिंग अगर नहीं होगा तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर MPLAD स्कीम की बात करें, इसमें जो है हर एक MP को जो है लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए इसमें दिया जाता है 2 करोड़ जो है हर साल, अपने एरिया में जो है लोकल एरिया अपने की डेवलपमेंट का काम करे हो। इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी जो है बहुत सारे स्कीम्स हैं, तो MLA का जो है फंड होता है, तो वो भी जो है उनका भी होता है, तो सब चीज़ें जो है सही तरीके से खर्च कर रहे हैं, तो उसको सबको जो है कमीशन जो है इमीडिएट डिसकंटिन्यू, अगर जो है कहीं भी लगता है कि जो है सही तरीके से उसका एक्सपेंडिचर नहीं किया जाता है तो उसको डिसकंटिन्यू करने के लिए भी कमीशन जो है वो रूलिंग ला सकती है। इसके अलावा सेक्रेटेरिएट पार्लियामेंट के, तो पार्लियामेंट में सेक्रेटेरिएट होता है जिसका काम ही होता है कि वो पूरा जो है कंप्लीट पार्लियामेंट को रन करना। इसी तरह से सेम विधानसभा में भी सेक्रेटेरिएट उसी के साथ ही होता है, जो कि पूरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनको सुचारू रूप से चलाता है। बहुत सारे बाकी और भी प्रोसीजरल रिफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्रोसीजर जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो उनको सबको जो है सही तरह से स्ट्रीमलाइन रेगुलेट करके और सही तरीके से जो है उसको करने के लिए तरह तरह के हमेशा एक्टिविटीज़ और कमीशन के द्वारा रिकमेंडेशंस आते रहते हैं, जिसके बाद जो है उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है और उनको चेंज किया जाता है। अभी हम बात करेंगे, अभी तक तो हमने डिस्कस कर लिया और समझ लिया कि पार्लियामेंट और इसके अलावा जो है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में किस तरह से एक्टिविटी होती है, क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू राइट पार्लियामेंट्री न्यूज़ / सोर्सिंग ऑफ लेजिस्लेटिव न्यूज़। तो ये जो है किस तरह से हमने लिखना है। तो सबसे पहले तो बहुत ही बड़ी डिफ़िकल्टी ये होती है कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टेड के सामने कि इनका जो है वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा होता है। सेशंस जो होते हैं 6-6, 7-7 घंटे लगातार चलते हैं, काफ़ी कम्बरसम और काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल्स होते हैं। इसके अलावा बहुत ही बोरिंग होते हैं। पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स की कॉम्पिटेंसी डिपेंड करती है कि कितना लॉन्ग और पार्लियामेंट्री सेशंस को कितना जो है उन कितना कम शब्दों में उसको अच्छी तरह से जो है वो डिस्क्राइब कर पाएँ। तो दूसरी बात, पार्लियामेंट जितने भी रिपोर्टर्स होते हैं उनको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कोई एक न्यूट्रल जो है ऑडियंस की तरह हैं, वो उनके मेंबर्स की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए और किसी पार्टी के साथ बयास नहीं इस्टेब्लिश करना चाहिए। दूसरा जो है उनका जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेशन बहुत ज़रूरी है। जितने मेंबर्स होते हैं वो चाहते हैं कि मेरी पब्लिसिटी बढ़े, वो पब्लिश होना चाहते हैं, हमेशा चाहते हैं कि उनके बारे में उन्होंने जो भी कहा पार्लियामेंट में उसको ज़्यादा डिटेल में दिखाया जाए न्यूज़ एजेंसीज़ के द्वारा। तो आपको जो है उसमें बैलेंस बना के रखना है कि क्या चीज़ एक्चुअल दिखाने की ज़रूरत है पब्लिक के लिए और क्या नहीं है। इसके अलावा अपोजिशन की जो बात होती है, पार्लियामेंट्री रिपोर्ट्स जो है बैलेंस होना चाहिए, बहुत ही कोहेरेंट मैनर में लिखा होना चाहिए और रिपोर्ट जो है इक्वल इम्पॉर्टेंस दोनों को देना चाहिए, अपोजिशन पार्टीज़ को और जो गवर्नमेंट में हैं उनको, दोनों को। और कोई भी मिनिस्टर कोई भी जो है कोई भी अगर रिपोर्ट या कुछ देता है तो उसमें एक्चुअली जो है पब्लिक से रिलेटेड क्या फ़ायदे नुकसान हैं उन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फैक्ट फिगर्स को निकाल करके, अगर उसमें कहीं क्रिटिसिज्म का ज़रूरत है तो क्रिटिसिज्म और उसमें तारीफ़ करना है तो तारीफ़, तो जिस चीज़ के वो काबिल जो रिपोर्ट है उसको बिल्कुल एकदम सही तरीके से सामने पब्लिक के लाना चाहिए। अब हम बात करेंगे सेंसेशनलाइजेशन इन द मीडिया, राइट टू सेल और द राइट टू टेल। तो ये जो है मतलब जो है आपको न्यूज़ को सेल करना है या लोगों को न्यूज़ आपने पास करनी है, तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है सेंसलाइजेशन का एक मामला जो है अभी इस समय पे कुछ समय से आया हुआ है। तो इसमें अगर हम येलो जर्नलिज़म की अगर बात करें तो येलो जर्नलिज़म उसी को कहा जाता है कि
न्यूज़ को आप जो है ओनली न्यूज़ रिपोर्ट करने के बजाय उसको एकदम सेंसेशनल बनाना है, और सेंसेसाइजेशन के ऊपर ज़्यादा जो है ध्यान देना, उसको येलो जर्नलिज़्म कहा जाता है। सेंसलाइजेशन को जो है येलो जर्नलिज़्म इसलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही तरह तरह के जो है मतलब इसमें तरीके अपनाए जाते हैं, जो कि एक तरह से देखा जाए तो जो है वो करेक्ट नहीं है। सेंसेशनलाइजेशन का जो है अगर हम बात करें, ये बहुत ही इशू ऑफ कंसर्न है इस समय पे, और ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबल मीडिया बनने के लिए और इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर करने के लिए, और मार्केट ड्रिवन जर्नलिज़्म की जगह पे जो है एक्चुअली जो है जो न्यूज़ जो पब्लिक को चाहिए वो देने के लिए वो उसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम सेंसलाइजेशन के हिस्टोरिसाइजिंग की बात करें तो ये कोई नया सेंसलाइजेशन नई चीज़ नहीं है। यूएस जर्नलिज्म प्रोफेसर माइकल स्टीफेंस ने अपने बुक में हिस्ट्री ऑफ न्यूज़, इसमें उन्होंने लिखा है कि सेंसलिज्म हैज़ बीन अराउंड एवर सिंस अर्ली ह्यूमन began telling stories, ones that invariably focused on sex and conflict. He continued that whatever the time or setting, sensationalism is unavoidable in news. तो उनका ये भी कहना है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इस तरह से जो है बना ही है कि उसको सेंसलाइज न्यूज़ में ज़्यादा पसंद आता है और उसी में जो है उसको ज़्यादा दिलचस्पी भी होती है। तो अगर हम मीडिया के सेंसलाइजेशन की बात करें तो मास मीडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी स्टोरीज होती हैं, न्यूज़ होते हैं, काफ़ी हाइप क्रिएट करने के लिए ओवर हाइपिंग की जाती है, और उसको जो है इस तरह से, चाहे वो हेडलाइंस के तौर पे देखा जाए, चाहे जो है आप टीवी वगैरह में भी देखेंगे कि किस तरह से कूद कूद के और कैसी कैसी बातें करके जो है आप देखेंगे बहुत सारे चैनल्स दिखाते हैं। तो वो एक तरह से जो है वो सेंसलाइजेशन ही कर रहे हैं मीडिया का। वो सही तरीके से भी उस न्यूज़ को दिया जा सकता है, लेकिन उनका काम है कि वो अपना टीआरपी बनाना है और उसके लिए लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे आजमाते हैं। अभी हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ री राइटिंग, कि अगर कोई चीज़ दोबारा लिखना है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए, तो पहली बात तो री राइटिंग के जो है 6 बेसिक रीज़न होते हैं। टू इम्प्रूव पुअर कॉपी, अगर पहले वाली जो कॉपी बनाई है उसको जो है उसका जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। मटेरियल को अपडेट करना, जो डिटेल्स उसमें फैक्ट फिगर दिए गए हैं उसको और अपडेट करना हो अगर। इसके अलावा ट्रांसफॉर्म इनफॉर्मल रिपोर्ट्स इनटू पेपरली रिटन जो है न्यूज़ स्टोरीज़ के अगर उसको ट्रांसफॉर्म करना हो। इसके अलावा लोकलाइज जनरल इन्फॉर्मेशन को अगर लोकलाइज करना हो, 2 से ज़्यादा स्टोरीज़ को अगर कंबाइन करना हो, और जो है स्टोरी के एम्फेसिस को अगर चेंज करना है। तो अगर हम कॉपी इम्प्रूव करने की बात करें तो इसमें आप जो है उसको एडिटिंग करके उसको स्किल्स को जो है बढ़िया से जो है उसको अच्छी तरह से अगर क्राफ्टिंग करके आप चाहें तो जो है उसको जो है कर सकते हैं। स्टोरी को अपडेट करने की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपने कोई स्टोरी बनाई है और उसके अंदर और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया जो कि एक्चुअली जो है उस टाइम पे इनिशियली जो है जब बनाया गया था उस टाइम पे वो मिसिंग था, तो आप उसको जब अपडेट करते हैं तो फिर वो जो है उसको स्टोरी अपडेशन बोला जाता है। ट्रांसफार्मिंग इनफॉर्मल रिपोर्ट्स, अगर जो है हम कोई रिपोर्ट जो है इनफॉर्मल रिपोर्ट कोई बनाया हुआ है हमने, तो उसके बाद उसको हम जो है उसको ट्रांसफॉर्म करें, उसको चेंज करके उसको एडिटोरियल या किसी तरह उसको अगर हम पब्लिश करना चाहें तो फिर उसको जो है ट्रांसफॉर्मेशन बोला जाता है। अगर हम लोकलाइज़ की बात करें तो जैसे पब्लिक अफेयर ऑफिसेज़ में बहुत सारे न्यूज़ बहुत सारे लोगों से जो है मिलते रहते हैं, तो आप उसको क्या करते हैं कि आप उसमें कुछ रिफाइनमेंट करके और लोकल लैंग्वेज का लोकल जो है जो चीज़ें बातचीत होती हैं उस हिसाब से उसको अगर लोकलाइज़ कर दें उसको, ताकि जो है वो लोकल लोगों के लिए ज़्यादा आसानी से समझ में आए, लोग उसके साथ ज़्यादा अच्छे से जुड़ पाएँ तो कनेक्ट हो पाएँ, तो उसके लिए आप लोकलाइज़ भी करते हैं न्यूज़ को। इसके अलावा स्टोरीज़ को कंबाइन करना, 2-3 जैसे अलग अलग स्टोरीज़ बनी हुई हैं उनको कंबाइन करके आप एक
किसी थीम के ऊपर कोई न्यूज़ अगर किसी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें जो है कंबाइन हो जाता है। इसके अलावा एम्फेसिस को शिफ्ट करना, एक एम्फेसिस कोई दिया हुआ है किसी चीज़ के ऊपर, आप समझते हैं कि नहीं इस चीज़ के ऊपर नहीं मेरा जो है एम्फेसाइज अभी मैं इसको दूसरे टॉपिक पे इस चीज़ के ऊपर करूँगा, तो उसके जो आर्टिकल जो बनाया था उसके एम्फेसिस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसमें जो है क्या है, चेंज द स्टोरी एम्फेसिस के अंदर वो आता है। तो इस तरह से ये री राइटिंग के जो है बेसिक जो रीजन्स होते हैं, इसीलिए री राइटिंग किया जाता है। और मेन एम यही है कि आप कोई भी स्टोरी कोई भी बना रहे हैं, कवर किया है कुछ डेटा, जो फैक्ट फिगर आपने डाला है, तो उसको जितना ज़्यादा इम्प्रूव करके आप सामने पब्लिक के सामने जाएंगे उसका उतना ज़्यादा जो है लोगों को इफ़ेक्ट पड़ेगा और वो आपकी स्टोरीज को लोग पसंद करेंगे और आगे भी चाहेंगे वो आपसे जुड़ना। तो आज यहीं पे ही हमारा ये क्लास यूनिट 2 ख़त्म होता है। यूनिट 2 में कल यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे और इसी हफ्ते के अंदर प्रयास होगा कि आपका पेपर नंबर 4 ख़त्म हो जाए और पूरे के पूरे पेपर हम जो है 15 जून से पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको 1 महीने कम से कम टाइम मिले अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू, हैव ए वेरी नाइस डे।